हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और हमने सबसे पहले इस पूरे चैप्टर की कहानी देखी थी एक वीडियो में। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया था और इसमें हमने देखा था पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। हमने जाना था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय कहां से हुआ, कैसे शुरुआत हुई और प्रथम विश्व युद्ध ने भारत को कैसे प्रभावित किया। हमने देखा खिलाफत आंदोलन के बारे में, हमने देखा असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में हमने जाना कि आंदोलन के भीतर अलग अलग किस तरह की धाराएं बटी हुई थी। गरीब अलग बटे हुए थे, गरीबों का अपना अलग आंदोलन चल रहा था, जनजातीय लोगों का अपना अलग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अमीर लोगों का अपना अलग आंदोलन चल रहा था, व्यापारियों का अलग। मतलब हमने इस पार्ट पे ये जाना था कि लोग कैसे अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए आंदोलन चला रहे थे। सारे लोग एकजुट नहीं थे, एकजुट किए थे गांधी जी ने कब? 1920 में, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। तो असहयोग आंदोलन मेन रूप से पूरे भारत में फैल गया और परिणाम ये हुआ इस आंदोलन के फैलने का कि ये परिणाम यह हुआ कि पूरे भारत में भारत जो है एक साथ एकजुट हो गया और हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर यहाँ पर पहुंच गया था 1920 में। ठीक है, अब आज हम देखेंगे इसका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम क्या जानेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। ठीक है, और अभी तक आपने इसके वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू एक थ्योरी। आपको 10th क्लास का एमसीक्यू या थ्योरी एसएसटी एनसीईआरटी का जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हो। इसके जो पूरे चैप्टर की कहानी सुनाई है वो भी उसी में मिलेगा और इससे पहले जो 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। सबसे पहले जब आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो ज्योग्राफी की वीडियो खुल कराएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी की बुक में करा चुकी हूँ। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है, हर चैप्टर का एमसीक्यू और थ्योरी दोनों कराए। आपको आपने अभी तक ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप इनको भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू द चैनल पर जाना, क्लिक करना और उसके बाद पूरा चैनल खुल के आ जाएगा। जब मेरा चैनल ओपन हो जाएगा तो फिर आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हो जो भी आपकी आवश्यकता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। इससे पहले हम बात कर रहे थे असहयोग आंदोलन की। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन था, पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में ये स्टार्ट हुआ था। और फिर मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन में किस तरह से चीजें हुई। लोगों ने अपनी पदवी त्याग दी, लोगों ने सरकारी नौकरियां त्याग दी, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, रेलवे लाइन पूरी तरह से बंद कर दी गई, सारी चीजें हुई। और लास्ट में एक घटना हुई 1922 में, चोरी चोरा एक घटना हुई और इस घटना की वजह से गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन वापस ले लिया। ये घटना क्या थी कि एक पुलिस चौकी पर आंदोलनकारियों ने हमला किया था, क्योंकि पहले पुलिस ने उन पर गोली चलाई थी, बाद में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पूरी पुलिस चौकी को आग लगा दी थी और इसमें 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए थे। इसकी वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब देखो आगे की घटना है। आगे जो आंदोलन स्टार्ट हुआ उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? पहले 1920 में कौन सा स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इसके बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब देखो ये कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से चीजें हुई वो हम जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, एक मिनट, सबसे पहले इन्होंने दे रखा है फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग वापस लेने का फैसला कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उनको लग रहा था कि यार मैं मारा पीटी नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था खून खराबा हो, लेकिन खून खराबा होने लगा। इसलिए उस खून खराबे को खत्म करने के लिए गांधी जी ने वो जो आंदोलन था वो वापस ले लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं लोग और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। मतलब लोगों को पहले ये समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे मारपीट नहीं करनी है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेने लगे थे। ठीक है, उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना कि महत्वपूर्ण है कि वे परिषदें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है। ठीक है, जब ये आंदोलन ठंडा पड़ गया 1922 वाला, और इस आंदोलन में बहुत सारे कांग्रेस के नेता जेल में चले गए। ठीक है, जब मुख्य नेता जेल में चले गए तो आंदोलन ऑलरेडी ठंडा पड़ गया।
तो जो नेता बाहर थे, ठीक है, जैसे CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, और कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ये जो नेहरू जी थे उनके पापा थे, ठीक है, उनके फादर थे। तो ये दोनों, इन दोनों ने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टी बना ले रहे हैं और इस पार्टी का नाम होगा स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी बना ले रहे हैं। और ये जो चुनाव करवाते हैं विधायिकाओं के लिए, परिषदों के लिए जो चुनाव करवाते हैं अंग्रेज, हम इन चुनावों में भाग लेंगे और जब हम परिषदों में जाएंगे चुनकर, जनता जब हमें चुनकर भेजेगी तो हम अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे, हो सकता है अंग्रेजों को वहां पे हमारी बात समझ में आए, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने ये अंग्रेज सरकार को बताने के लिए कि तुम्हारे यहाँ जो व्यवस्था चल रही है, तुम जो व्यवस्था चला रहे हो हमारे यहाँ पर भारत में, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता किस में शिफ्ट हो गए, स्वराज में। यानी कि कांग्रेस के भी नेता थे और स्वराज के भी नेता थे वो, ठीक है। जैसे कांग्रेस में, अगर मान लो कांग्रेस में जैसे 200 नेता है, ठीक है, तो इन 200 नेताओं में से 20-30 नेताओं ने अब आपस में एग्रीमेंट कर लिया या आपस में सेटलमेंट कर लिया, और ये 20 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, इन 200 में भी शामिल हैं और ये 20 अलग भी हैं, और इन्होंने अलग से कौन सी पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी बना ली। मेन जो समझ थी या पार्टी बनाने की कोशिश या पहल की थी वो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखना कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है। और कब बनाई थी, 1923 में बनाई थी, ठीक है, 1923 में, क्योंकि 1922 में आंदोलन खत्म हो गया था, वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने, बहुत सारे नेता जेल में जा चुके थे और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अगर सब लोग चुप पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा और इसका केवल और केवल नुकसान रहेगा भारतीय जनता को, ठीक है, भारत की जनता को। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दावा बनाए हुए थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू भी शुरू में क्या कर रहे थे कि मारो और इनको भगाओ, और सुभाष चंद्र बोस तो बिल्कुल ही गर्म दल के नेता थे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो जब आजादी की आप पूरी कहानी पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही अच्छे नेता थे। अगर मैं ये कहूं कि सुभाष चंद्र बोस जी अगर जिंदा होते, ठीक है, तो जो विकास 2025 में आपको भारत का देखने को मिल रहा है वो विकास 90 के दशक में मिल जाता, ठीक है, वो विकास कब मिल जाता, हमें 1990 में देखने को मिल जाता, ठीक है। लगभग 30 साल पहले ही हम इस विकास को देख लेते, इतनी सड़कें बना लेते सुभाष चंद्र बोस जी, इतना आगे अपने देश को ले जाते, इतने सारे हथियार बना लेते, इतनी अच्छी फौज खड़ी कर लेते, जो सारी चीजें आज हम 2025 में कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये एक IAS अधिकारी थे और इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि ये अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, ये भारतीयों के लिए कुछ करना चाहते थे, ठीक है, अंग्रेजों की गुलामी ना करनी पड़े इसलिए इन्होंने अपनी IAS की जॉब छोड़ दी थी, ठीक है, सिविल सर्विस की जॉब छोड़ दी थी। सोचो कितनी इंटेलिजेंट थे, उस समय हिंदी नहीं चलती थी, इंग्लिश में ही जो एग्जाम है वो पास करना पड़ता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ईमानदार, देश के प्रति बहुत ज्यादा देशभक्त, और कहेंगे कि राष्ट्रवाद इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, ठीक है। और बहुत सारे नेता इन्होंने खड़े करे, बहुत सारे युवाओं को दिशा दी कि भाई आपको आजादी के लिए लड़ना चाहिए। बहुत अच्छे नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी। आगे आगे जैसे कहानी बढ़ती रहेगी हम इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे, और बहुत अच्छा चरित्र था, आपको जानना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने आवाज उठाई थी कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने आवाज उठाई थी कि अगर हमारा देश आजाद होता है तो, ठीक है, 1930 के लगभग उन्होंने आवाज उठाई थी कि अगर हमारा देश जब आजाद होगा तब हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होगा, महिलाओं को जॉब करने का अधिकार होगा, हम यूरोप की तरह महिलाओं को पीछे नहीं रखेंगे, ठीक है। महिलाओं को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि यूरोप में तो पहले यही चल रहा था, ठीक है। 1936 में जाकर कुछ देशों में महिलाओं को छूट मिली और कुछ देशों में तो 1950 तक उनको वोट डालने का अधिकार मिला और उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। लेकिन 1930 में इनकी सोच इतनी अच्छी थी, 1930 में सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी ने बोला था कि हमारा देश जब भी आजाद होगा महिलाओं को कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हम उनको वोट डालने का अधिकार देंगे, पढ़ने का अधिकार देंगे, जॉब करने का अधिकार देंगे, बिल्कुल पुरुषों की बराबरी में रखेंगे हम महिलाओं को। और ऐसा हुआ भी, ठीक है। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन नहीं किए, ठीक है। भारत एक अकेला देश है जिसकी महिलाओं ने नहीं बोला कि हमें पढ़ना है, आंदोलन कर रही है। जिन्होंने आंदोलन किया हो कि हमें भी किसका अधिकार चाहिए, हमें भी वोट डालने का अधिकार चाहिए। भारत एक अकेला ऐसा देश है। भारत के जो कांग्रेस के नेता थे उस समय के, जो भारतीय समाज सुधारक थे, वो पहले से ही ये बात जान रहे थे कि अगर देश आजाद होगा
ठीक है, जब भी हमारा देश आजाद होगा ये निश्चित है, जब भी आजाद होगा हम महिलाओं को बराबर का अधिकार देंगे, और बाद में उन्होंने दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अंतरिम बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। पहला कारक यह था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। ठीक है, आर्थिक मंदी चल रही थी पूरे में, यानी कि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी चीजों की। और मेन कारण क्या था, जो यूरोप में युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, उसकी वजह से। जब भी युद्ध चलता है, चाहे किसी एक देश में चल रहा है, दो देशों में चल रहा है युद्ध, लेकिन अर्थव्यवस्था लगभग सभी देशों की प्रभावित होती है, पूरी दुनिया की प्रभावित होती है। चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, या फिर हम इजराइल में गाजा पट्टी की बात करें, या फिर हम किसी भी युद्ध की बात करें, जब युद्ध होता है तो पूरे विश्व पर असर पड़ता है। और ये जो युद्ध था ये लगभग 4 साल चला, तो 4 साल में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। ठीक है, आर्थिक मंदी का मतलब होता है, आप नहीं समझेंगे, ये इकोनॉमिस्ट का शब्द है, बस आप ये समझ लीजिए कि आर्थिक मंदी में क्या होता है कि चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, पैसे की कीमत कम हो जाती है। यानी कि अगर पहले 10 रुपए में 1 किलो आटा आता था, तो अब क्या होगा, 20 रुपए में 1 किलो आटा आएगा। ठीक है, 1 किलो आटे के लिए पहले 10 रुपए देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़ रहे हैं, 20 रुपए। ठीक है, आटा उतना ही आ रहा है लेकिन कीमत ज्यादा आ रही है। आर्थिक मंदी का मतलब हुआ कि पहले पैसे की कीमत ज्यादा थी, 10 रुपए में 1 किलो आटा, अब पैसे की कीमत क्या है, कम है। ठीक है, मतलब 10 रुपए 20 रुपए की कीमत बराबर 10 रुपए की कीमत है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पैसे की जो वैल्यू है वो दिन पर दिन कम होती चली गई। ठीक है, तो पैसा क्या होता चला गया, मंदा होता चला गया। पहले जितनी चीजें आती थी बाद में नहीं आ रही थी, और ये थोड़ा बहुत तो हर साल होता ही है, लेकिन जब कभी ज्यादा हो जाता है, 1-2 साल में दुगने रेट हो जाते हैं, तब त्राहिमाम मचती है और लोगों की नजर में आता है कि हाँ भाई महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत तो हर साल रेट बढ़ते ही हैं सारी चीजों के। नेक्स्ट है 1926 से कृषि उत्पादकों की कीमत गिरने लगी। क्यों गिरने लगी, क्योंकि आयात निर्यात ये सारी चीजों पर प्रभाव पड़ रहा था आर्थिक मंदी की वजह से। और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई, क्योंकि 1930 में क्या हुआ था, जो अमेरिका का मार्केट है ना, कुछ लोग अगर जानते होंगे तो ये जो होते हैं ना शेयर मार्केट, ठीक है, कभी आपने नाम सुना हो, लड़के तो मोस्टली जानते होंगे, शायद लड़कियां ना जानती हो। तो ये जो शेयर मार्केट होता है, तो शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, किसका, अमेरिका का। और अमेरिका का शेयर मार्केट इस दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो सबके पैसे डूब गए। ठीक है, क्रैश हो गया था, मतलब गिरने लगे थे शेयर के दाम। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गया। कई कारण थे, सूखा भी पड़ी थी कई जगह। ठीक है, उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ रही थी, क्योंकि अनाज इतना नहीं उग पा रहा था जितने खाने वाले लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि उत्पादकों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। निर्यात का मतलब है कि जब वस्तुओं को हम दूसरे देश में भेजते हैं तो हम उसको निर्यात बोलेंगे। मतलब जैसे जैसे भारत का गेहूं अगर चाइना में बेचा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, निर्यात। ठीक है, पाकिस्तान में बेचा जा रहा है, या फिर नेपाल में बेचा जा रहा है, या भूटान में बेचा जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, निर्यात। अगर हम उन देशों से खरीदें तो उसको क्या बोलते हैं, हम आयात। तो निर्यात घट रहे थे। निर्यात घटने का मतलब है कि भाई आप सामान को नहीं बेच पा रहे हो तो आपके पास पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो जीडीपी है, जो आपके पास पैसा होता है, जो सरकार के पास पैसा आता है, टैक्स से आता है, दूसरे देशों में सामान बेचने से आता है, वो पैसा आना बंद हो गया, तो बहुत सारी दिक्कत हो गई। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अब बोल रहे हैं ना मोदी सरकार, ठीक है, वैसे उनके यहाँ क्या कौन सी सरकार चल रही थी 1930 में, टोरी सरकार। ठीक है, टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन करवा दिया। राष्ट्रवाद आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की कार्य शैली का अध्ययन करना था। ठीक है, उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। अब आपको समझ में नहीं आया कि मैंने इस पैरा में क्या पढ़ा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पैरा में मैंने क्या पढ़ा। इस पैरा में मैंने पढ़ा कि ये जो ये जो सारी चीजें हो रही थी 1930 के लगभग, आर्थिक मंदी आ रही थी, ये सारी घटनाएं हो रही थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, जो ब्रिटेन की जो सरकार थी टोरी, ठीक है, उसने क्या किया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बना दिया, सर जॉन साइमन को। ठीक है, साइमन को बना दिया। इसको हम साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अध्यक्ष या नेतृत्व कौन कर रहा था, जॉन साइमन कर रहे थे। और एक वैधानिक आयोग का गठन किया, राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किया गया। मतलब
जवाब में गठित किया गया, मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने का काम किया गया। ठीक है, कि इस आंदोलन को कैसे दबाएंगे, इस आंदोलन को दबाने का एक ही आइडिया है कि एक ऐसा वो बना लो संगठन, तो उसका काम बस यही होगा कि जैसे भी हो आंदोलन को दबाया जाए। ठीक है, अब भारतीयों को क्या क्या कह के बताया गया कि हम एक आयोग ऐसा बना रहे हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके, भारत में सब सारी चीजें अच्छी हो सके, ऐसे इसलिए हमने ये एक कमीशन बनाया है, एक गठन बनाया है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज बनाया है। तो भारतीयों ने बोला कि ठीक है, तुमने हमारे ऊपर ये टैक्स के बारे में पुनर्विचार करना है, या जो आंदोलन चल रहे हैं, जो जो समस्याएं उसके बारे में विचार करने के लिए ये संगठन बनाया है तुमने, ये बात ठीक है। लेकिन इसमें सारे के सारे अंग्रेज हैं भाई, इसमें भारतीय तो होने चाहिए ना। अब डिसीजन किसके बारे में लिया जा रहा है, भारतीयों के बारे में। टैक्स के बारे में किसके बारे में सोचा जा रहा है, भारतीयों के बारे में। जो लड़ाई दंगे फसाद ये सब हो रहे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए जो गठन बनाया है, ये जो आपने कमीशन बनाया है, ये किसके लिए बनाया है, भारतीयों के लिए। तो इसमें भारतीय क्यों नहीं है। ठीक है, भारतीय अपनी बात कैसे रखेंगे। आपको कोई बात हम बोले आप नहीं मानो तो फिर हम क्या करेंगे। इस संगठन में कुछ भारतीय भी तो होने चाहिए थे, कुछ नहीं सारे ही भारतीय होने चाहिए थे। भारतीयों से ही तो पूछोगे कि आपको क्या समस्या है, अंग्रेज कैसे बताएंगे कि भारतीयों को क्या समस्या है। ठीक है, तो इसका विरोध किया कांग्रेस के नेताओं ने। डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेज सम्मेलन का ऐलान किया। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एक साइमन कमीशन बनाया कि जो जो आंदोलन जो चल रहे हैं उनको दबाने के लिए, और जो जो समस्या उनको झूठ झूठ बहका दो भारतीयों को, उनको क्या पता चल रहा है। लेकिन भारतीय अब समझदार हो चुके थे, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भर गई थी। वो समझ पा रहे थे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अब उनको आजादी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो साइमन कमीशन आया था, इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है, और इस कॉलम को पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे घावों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। ठीक है, जब ये कमीशन आया, जब ये कानून आया तो विरोध प्रदर्शन हुए, जैसे रॉलर्ट एक्ट के हुए थे ऐसे इसके हुए साइमन कमीशन के। तो इसमें एक जो नेता थे, मुख्य नेता हम बात करें, लाला लाजपत राय थे, और थोड़ी उम्र के व्यक्ति थे ये, थोड़ी उम्र ज्यादा हो रही थी, मतलब लगभग 60 के आसपास के ये व्यक्ति थे। और वहां पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और निहत्ते विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, उन्होंने मारापीटी स्टार्ट करी, और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लगी, और उसके वजह से कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब जो भारतीय युवा थे, भारतीय युवा सुभाष चंद्र बोस, भारतीय युवा की बात करें तो हम कौन, वो जो थे जिनको फांसी हुई थी, क्या नाम था, सुखदेव भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, ऐसे कुछ कार्यकर्ता जो थे भारत की आजादी के लिए जो लड़ रहे थे, उनका खून खौल गया कि आपने हमारे इतने अच्छे व्यक्ति को मार कैसे दिया, वो भी लाठियों से चौराहे पे मार दिया। उनको बहुत बेइज्जती लगी। भाई ये बेइज्जती की क्या बात है, ये तो बहुत गलत बात है। एक आदमी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है, आप उसको बीच चौराहे पे मार रहे हो। मारने की मेन वजह यह थी कि जो बड़े नेता है उनको मार दो तो क्या होगा, छोटे जो बच्चे होंगे या जो युवा होंगे वो अपना आप डर जाएंगे, घर में छुप के बैठ जाएंगे और आंदोलन दब जाएगा। ठीक है, साजिश तो यही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, साजिश नाकामयाब रही। बाद में ये जो साइमन था इसकी हत्या करी गई। ठीक है, पूरी प्लानिंग के तहत भारतीय युवाओं ने करी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी हत्या किसने करी थी, किस साइमन को गोली किसने मारी थी। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। अब जब ये घटना हुई तो इस घटना को दबाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल हो गया, जो युवा थे बहुत ज्यादा विरोध करने लगे कि तुमने ऐसे कैसे लाठीचार्ज कर दी, तुमने ऐसे कैसे मार दिया। तो इस सबको दबाने के लिए लॉर्ड इरविन आए, वायसराय थे उस समय। जैसे आजकल राज्यपाल होता है ना, देश का जो राज्यपाल होता है, वही वाला पद था वायसराय का। ठीक है, लगभग उतनी शक्तियां उस समय वायसराय के पास होती थी। तो वायसराय जी आए और लॉर्ड इरविन उनका नाम था। और इन्होंने क्या किया,
इस सबको दबाने के लिए बोला कांग्रेस से कि आओ हम बैठकर बात करेंगे, गोलमेज एक सम्मेलन करेंगे। कहाँ करेंगे? डोमिनियन स्टेट में करेंगे, यानी कि इंग्लैंड में करेंगे, इंग्लैंड की संसद में करेंगे बैठ के, और वहां पर बैठकर हम आराम से बात करेंगे क्या गलती रही और क्या नहीं रही, और हम एक संविधान बना देंगे जिससे जो भारतीय लोग हैं उनको कुछ राहत हो जाएगी। मतलब ऐसा अत्याचार नहीं होएगा उन पर, उनको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें कुछ व्यवस्था हम कर देंगे जिससे जो भारतीयों को दिक्कत हो रही है, जो शासन गलत तरीके से हो रहा है, वो शासन सही तरीके से होने लगेगा और भारतीयों को कुछ राहत मिल जाएगी, ठीक है। मतलब सीधे सीधा
था हमारा संविधान बनकर नहीं मानोगे तो इनके पैरों खड़ने लगेंगे और ये चले जाएंगे यहाँ से। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। अब देखो महात्मा गांधी के दायरे में जो नियम आए, जैसे अब जो किसान होगा वो टैक्स देने से मना करेगा, व्यापारी टैक्स देने से मना करेंगे, गरीब लोग अलग तरीके से उनका अंग्रेजों को बहिष्कार करेंगे। अब ये सारी चीजें गांधी जी के हाथ में थी नहीं। गांधी जी कोई ऐसा टॉपिक पर बहिष्कार करना चाहते थे अंग्रेजों का जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोग खुद पर खुद उसका बहिष्कार करें इंग्लैंड की सरकार का, अंग्रेजों का। ठीक है, तो उन्होंने एक कॉमन समस्या देखी नमक की। ठीक है, क्योंकि नमक तो सब खाते हैं, गरीब भी अमीर भी, हर जाति के हर धर्म के लोग। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे कि जो अंग्रेजी सरकार जो नमक पर हमसे टैक्स लेती है, तो हम क्या करेंगे, इस नियम को नहीं मान रहे और हम इस नमक के कानून को तोड़ेंगे, यानी कि अब हम नमक खुद से बनाएंगे और खुद यूज करेंगे, हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, अब ये चीज कहां से स्टार्ट हुई? 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। ठीक है, इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेखन किया था। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक थी, हर एक तबके से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि वे सभी अपने अभियानों में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था, क्योंकि नमक से सभी लोग जुड़े हुए थे। नमक
का गरीबी अमीरी और सभी लोग इसको इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। ठीक है, अब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने यह एक पत्र अल्टीमेटम या चेतावनी की तरह लिया। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। ठीक है, इस दिन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप गांधी जी ने अपने 78 विस्तरीय विश्व स्तर बटालियन के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम, देखो ये याद रखना कि यात्रा कब स्टार्ट हुई, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है कि उस समय कितने लोग थे। बहुविकल्प में ये पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछा जाता है कितने मील उन्होंने यात्रा करी। ठीक है, कितने दिन तक करी। ये जो पूरा पैरा है इसको पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल कोई छूट मत करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म हुई। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी भी जहां जहां रुकते, मतलब रोज 10 किलोमीटर कोई ज्यादा थोड़ी है। ठीक है, अगर कोई ठीक ठाक चलने वाला हो तो 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, 15 मिनट में। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत कम था, और भी ज्यादा चला जा सकता था दिन में। लेकिन वो क्या करते थे, वो अपने टारगेट फिक्स करके चलते थे कि आज इतने गाँव को कवर करेंगे। तो जहां वो रुक रहे हैं, भाई सुबह से चल रहे हैं तो कहीं पानी पियेंगे, कहीं खाना खाएंगे, कहीं अपना शौच वगैरह भी करेंगे, तो बीच बीच में रुकेंगे ना। तो 2-2, 3-3 गांव ऐसे कंप्लीट करते हुए चलते थे कि सुबह को इस गांव में रुकेंगे, दोपहर को इसमें, रात को इसमें। इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा गाँव को कवर करते हुए चल रहे थे। और जिस गाँव में वो रुकते थे उस गाँव में बताते थे कि भाई आपको इस तरह से हमारा साथ देना है, आंदोलन में जुड़ना है और अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया कि स्वराज का क्या मतलब है, कि अंग्रेजों को पूरी तरह से भगाना है, और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। अवज्ञा मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों की बात नहीं माने। ठीक है, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाने की शुरुआत की और नमक का कानून तोड़ दिया। ठीक है, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुई। कहां से हुई, जब उन्होंने खुद कानून तोड़ा, किसने, महात्मा गांधी जी ने। वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुई। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेश कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया था। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि असहयोग आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर था। इतना ही अंदर था कि उनको सहयोग भी नहीं करना है, मतलब जॉब वॉब भी नहीं छोड़नी है, उनको हेल्प भी नहीं करनी है शासन करने में, और क्या नहीं करना है, आपको उनका टैक्स नहीं देना है, उनको उनके कानून नहीं मानने हैं। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार होने लगा। गांधी जी का नारा था कि विदेशी छोड़ो और स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, और आज की जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसका भी यही नारा है कि स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, विदेशी चीजों को यूज मत करो। ठीक है, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि विदेश के प्रोडक्ट को अपने देश में बेचने से मना कर दे, रोक दे। क्योंकि जिस देश का हम मना करेगी सरकार, उस देश के जो सरकार होगी, जैसे आज हमने अमेरिका के कपड़े बेचने से मोदी जी ने मना कर दिया भारत में, तो अमेरिका में जो जो प्रोडक्ट भारत के बेचे जाते हैं, चाहे हम बात करें गेहूं की या सेब की या अनार की, कुछ तो चीजें जा रही हैं अमेरिका में बिकने के लिए, उन चीजों को अमेरिका वाले बंद कर देंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो सरकार डायरेक्टली उन चीजों पर रोक नहीं लगा सकती है। ठीक है, ये सरकार की मजबूरी होती है। लेकिन अगर उस देश के लोग चाहें तो वो खुद अपनी तरफ से विदेशी चीजों का बहिष्कार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने चाइना का किया था। ठीक है, 2021-22 में जो चाइना ने हमारी जो बॉर्डर लाइन थी उसको क्रॉस करने की कोशिश की, तो हमने क्या किया, चाइना का बहिष्कार किया, और आज तक भी कर ही रहे। चाइनीज माल पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया, बहुत कम लोग चाइनीज माल यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोबाइल वगैरह भी कम ही खरीदने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि मेड इन इंडिया मिल जाए या कोई और देश का मिल जाए, लेकिन चाइना का ना खरीदें। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को जागरूक किया। लोगों ने क्या किया, जो इंग्लैंड से कपड़ा आ रहा था उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी और किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। यानी कि जैसे असहयोग आंदोलन में सारे लोग साथ आ रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर आए, किसान भी आए, जनजाति के लोग भी आए, अमीर भी आए, गरीब भी आए, सब आए।
वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों ने नियम बनाए थे कि जो जनजाति के लोग हैं वो जंगलों में बिना इजाजत के नहीं जाएंगे, और इजाजत कभी अंग्रेज देते ही नहीं थे, तो जनजाति के लोग जबरन उसमें जंगलों में घुसने लगे, अपने मवेशियों को चराने लगे और फल फूल वहां से इकट्ठा करने लगे, जलाने के लिए लकड़ी लेने लगे। ठीक है, इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेश सरकार यानी कि अंग्रेज, ठीक है, औपनिवेश सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी कि भाई ये भड़का रहे हैं और ऐसे तो हम शासन नहीं कर पाएंगे, कोई टैक्स नहीं दे रहा, कोई हमारी बात नहीं मान रहा, वो होता है ना कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो वाला भाव अंग्रेजों के मन में आ रहा था कि बताओ हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी तो कोई बात ही नहीं मान रहा, ये तो कांग्रेस के नेता बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, अप्रैल 1930 में जब गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिसों की गोली का सामना करते हुए सड़क पर उतरी आई। देखो ये एक चित्र है, ठीक है। अब आज के जमाने में तो एआई चल रहा है, जब एआई तो चलता नहीं था। ये एक चित्र है जो बिल्कुल सच्ची घटना को दर्शा रहा है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं कि हम किसको नहीं जाने देंगे, अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि सारी खुराफाती कौन कर रहा था? महात्मा गांधी कर रहे थे। तो महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया कि इनको भी जेल में बंद करो, नहीं तो ये और दूसरा आंदोलन खड़ा कर देंगे। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रति पुलिस चौकियां, नगर पालिका भवन और अदालतों और रेलवे स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि मजदूरों की मदद करी थी ना। ठीक है, किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने करी थी, अहमदाबाद के। तो कहीं ना कहीं एक रहता है ना कि ये आदमी भाई हमारे लिए बात कर रहा है, हमारे लिए बोल रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, तो एक अपनत्व की जो भावना होती है वो भावना पूरे ही भारत में थी। और इन लोगों ने क्या किया कि इन सब पर अटैक करना शुरू कर दिया कि आपने हमारे महात्मा गांधी जी को कैसे बंदी बनाया। ठीक है, भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। निर्मम दमन मतलब मारो, जो भी आंदोलन कर रहा है उसको मारो, जो भी गांधी जी के बारे में कह रहा है कि गांधी जी को छोड़ दो उसको मारो। ठीक है, मारा पीटी बहुत ज्यादा मच गई, शांतिपूर्ण सत्याग्रही गिरोहों पर हमला किए जाने लगा, औरत व बच्चों को मारा पीटा जाने लगा और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए। ठीक है, 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए जेलों में। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया कि भाई अब बहुत ज्यादा असंतोष हो गया, अब वापस ले ले। देखो ये गलती बार बार महात्मा गांधी जी कर रहे, जो मुझे लगा। ठीक है, अब उस समय क्या कंडीशन थी मैं नहीं बात कर सकती इस पर, लेकिन जब भी आंदोलन चरम पर होता था, जब भी थोड़ा भी ऐसा लगता था कि अब आजादी मिलने वाली है, तुरंत गांधी जी आंदोलन वापस कर लेते थे। ये बात एक अलग है कि गांधी जी को हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन बिना हिंसा के अंग्रेज भागने वाले नहीं थे। ठीक है, हिंसा तो होती। अब देखो भारत पाकिस्तान जब अलग हुए, गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें चाहते थे, हुई क्या? आपने गदर मूवी देखी, आपने बहुत सारी मूवियां देखी होंगी, उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तानी लोगों ने क्या किया, आदमियों को वहां से काट कर जो ट्रेनें आ रही थी उस पूरी की पूरी ट्रेन को काट दिया। ठीक है, इतनी ज्यादा हिंसा फैलाई। सामने वाला आदमी खुराफाती है, आप कितना भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेगा। ठीक है, और मानी नहीं गांधी जी की बात, कौन सी मानी पाकिस्तान वालों ने? क्यों उन्होंने हिंदुओं को ऐसे काट काट के गाड़ियों में भेजा, पूरी की पूरी रेलगाड़ी आई कटी कटाई। ठीक है, गांधी जी की बात मानी क्या? अंग्रेज मान रहे थे क्या? तो गांधी जी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि जब तक नरमी से बात करोगे, जब तक सामने वाला आपकी कमजोरी समझेगा, सामने वाला सोचेगा कि आपका इतना ही दायरा है, आप इतनी ही कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, और जब चीजें सर के ऊपर से निकल जाएं तो आपको साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब ये आंदोलन जो वापस लिया, ये गलती करी। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की। ठीक है, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है, किस बात के लिए गोलमेज सम्मेलन में हो रहा था? वो इस बात के लिए हो रहा था कि जो साइमन कमीशन आया है उसके विरोध में जो काम हो रहा है उस विरोध को मत करो, आ जाओ मेज पर बैठ के बात करेंगे, गोल मेज पर बैठ के बात करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के नेता भी आ जाओ और इंग्लैंड के लोग भी आ जाएंगे, बात करेंगे आराम से लंदन में बैठ के। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी है। तो यहाँ पर तो कांग्रेस समझ पा रही थी, वो गई नहीं। जब आंदोलन ज्यादा फैला तो गांधी जी ने सोचा या कांग्रेस ने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं भाई, इरविन की बात मान ले रहे, वायसराय जी की बात मान ले रहे, और हम देखेंगे कि ये किस तरह से इनको भगाना है। मतलब इनकी मंशा भी तो जाने कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, अंग्रेजों के दिमाग में।
तो इस पर गांधी जी राजी हो गए और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जो होने वाला था उसमें हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति जताई, यानी कि गोलमेज सम्मेलन में गई वो। ठीक है, इसके बदले सरकार राजनीति कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। मतलब गांधी जी ने क्या किया कि हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे, आपसे बात करने के लिए लंदन आएंगे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि आपने 7वें अविज्ञा आंदोलन के तहत जिन लोगों को बंदी बनाया है, जैसे अब्दुल गफ्फार खान को या और सारे लोगों को जो बंदी बनाया है, आपको उनको रिहा करना पड़ेगा, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इस दिन समझदार आदमी था, वो मान गया कि ठीक है मैं सबको रिहा कर दूंगा और आ जाओ गोलमेज सम्मेलन करेंगे। ठीक है, दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। यानी कि गोलमेज सम्मेलन के लिए तो गए लेकिन बातचीत ठीक से हो नहीं पाई। ठीक है, उसका एक मेन कारण था, मैं बताती हूँ। जो ये अधिवेशन हुआ था इसमें भारतीय नेताओं को बुलाया था, तो कांग्रेस की तरफ से गए थे गांधी जी, ठीक है, और एससी लोगों की तरफ से गए थे भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे थे कि जिन इलाकों में एससी लोग ज्यादा रहते हैं उन इलाकों में बोर्ड नेता जो खड़े होते हैं चुनाव में, उसमें खड़े होने का अधिकार केवल उनको होना चाहिए, यानी कि निर्वाचित क्षेत्र बनाए जाने चाहिए एससी के लिए। ठीक है, अब अंग्रेजों को क्या था कि कैसे भी करके इनको आपस में लड़वा दो और शासन करते रहेंगे आराम से। तो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी की बात मान ली कि ठीक है निर्वाचित क्षेत्र आपके लिए अलॉट कर दिया गया। ठीक है, जो आप बता दो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें एसटी लोग ज्यादा रह रहे हैं, उन क्षेत्रों में केवल एसटी लोग ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और एक तरह से जो पाकिस्तान को अलग करने की नीति थी वही नीति थी कि जो एससी लोग हैं इनका भी एक अलग देश बना दिया जाए, ऐसा अंग्रेजों के दिमाग में चल रहा था। ठीक है, लेकिन हमारे भीमराव अम्बेडकर जी बहुत समझदार व्यक्ति थे। बाद में क्या हुआ कि एक पूना में एक समझौता हुआ। गांधी जी ने समझाया कि ऐसे तो देश बढ़ जाएगा, तुम अपना अलग मांगोगे, हम अपना अलग मांगेंगे, मुस्लिम अपना अलग मांगेंगे, तो देश बढ़ जाएगा। हमारा काम बांटने का नहीं है, हम लोग साथ में लड़ेंगे तो हमें आजादी मिलेगी। ठीक है, जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, 1932 में ही हुआ था शायद पूना पैक्ट, है ना। 1932 में सितंबर में जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें गांधी जी की राय भीमराव अम्बेडकर जी ने मान ली कि ठीक है हम निर्वाचित क्षेत्र नहीं मांग रहे, लेकिन अगर चुनाव होंगे तो कुछ सीट ऐसी होनी चाहिए जिन पर केवल दलित लोग ही खड़े हो सके। ठीक है, ऐसी लोग ही वहां उन सीटों पर खड़े हो सके। तो गांधी जी ने मान लिया कि हाँ भाई ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन निर्वाचित क्षेत्र वाली बात गलत है कि एक पूरा ही क्षेत्र में शासन किसका होगा, केवल एससी लोगों का, ये वाली बात गलत है। तुम जितने चाहो उतनी सीट रख लो। ठीक है, जहां जहां एससी के लोग ज्यादा है वहां पर सीट आरक्षित कर लो, वहां पर वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो पूना में समझौता हुआ था, कब हुआ था 1932 में। ठीक है, नहीं तो भारत का एक और टुकड़ा हो जाता। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी सारी चीजों को समझ पा रहे थे। जब गांधी जी से उनकी वार्ता हुई तो दोनों में समझौता हुआ और उन्होंने अपनी जिद को छोड़ दिया। ठीक है, तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो 1931 में हुआ था वो बीच में क्यों छूट गया था, क्योंकि जब गांधी जी बातचीत करने के लिए लंदन गए वायसराय के कहने पर, लॉर्ड इरविन के कहने पर, तो वहां पर निर्वाचित क्षेत्र की मांग उठाई किसने, भीमराव अम्बेडकर जी ने, और उनकी मांग को तुरंत ही उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे हैं, इनको ये अधिकार दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी, वो उठकर उस सम्मेलन से वापस आ गए कि यहाँ मैं अपने भारत को जोड़ने के लिए आया हूँ, तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस वाली शर्त को नहीं मानने वाला, और वो बीच में से उठकर वहां पर चले आए थे। ठीक है, फिर बाद में पूना में उन्होंने सेटलमेंट करा था किसके साथ, भीमराव अम्बेडकर जी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया कि कांग्रेस कोई भी बात नहीं मान रही थी ना अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने बोला कि कांग्रेस पूरी की पूरी बेकार है, कांग्रेस क्या ऐसी हो गई, गैर कानूनी पार्टी हो गई। सभाओं और प्रदर्शनों और बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। भारी आशंकाओं के बीच गांधी जी ने 7वें अविज्ञा आंदोलन को दोबारा वापस ले लिया। ठीक है, साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 के आते आते इसकी गति कैसे पड़ गई, मंदी पड़ गई। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, यानी कि लोग इस आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे, कितना सहयोग कर रहे थे, वो हम इस पैरा में पढ़ेंगे। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत ज्यादा निराश थे, यानी कि व्यापारी भी थे इस आंदोलन में। जब उनकी नकदी आय खत्म होने लगी तो उनके
लिए सरकारी टैक्स या लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष का माहौल था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि कुछ लोग जो पैसे वाले थे वो बहिष्कार नहीं कर रहे थे, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन लोगों ने मतलब अब जैसे आपकी गली में 10 लोग रह रहे हैं, 9 लोग कह रहे हैं कि ये वाला नियम नहीं बनना चाहिए, ठीक है, हम इस नियम को नहीं मानते, हम ये वाला टैक्स नहीं देंगे सरकार को। 2 आदमी ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, दे देंगे टैक्स, थोड़ा सा तो टैक्स मांग रही है, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो फिर वो जो 8 आदमी वो क्या करेंगे, उन 2 आदमियों को समझाएंगे कि सुनो, इस मोहल्ले में रहना है तो हमारे साथ बोलना पड़ेगा, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, फायदा तो सबका होगा, तुम भी हमारे साथ चलो, ऐसा होता है ना। तो उन जो अनिच्छुक लोग थे, जो नहीं चाहते थे इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों का साथ देना, भारत का साथ देना, उनको भी मजबूर कर दिया कि वो अंग्रेज सरकार का बहिष्कार करें। उसके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ी गई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना मतलब टैक्स कम ना हुए बिना आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू किया गया। इसमें से बहुतों ने तो उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब इनकार क्यों किया? गांधी जी क्या कर रहे हैं, हर 2 साल में एक आंदोलन चला रहे हैं। जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, सफलता मिलने वाली है, वैसे ही आंदोलन वापस ले रहे हैं कि भाई हिंसा हो गई, अब आंदोलन खत्म करो। ठीक है, मीटिंग करके या कुछ। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि संचार माध्यम नहीं थे, यानी कि टीवी नहीं थे, ये सारी चीजें नहीं थी। नहीं तो टीवी वगैरह में खबर आती तो लोगों को पता चलता कौन सा आंदोलन चल रहा है और किस तरह से हमें आंदोलन में काम करना है। ठीक है, तो सही से चीजें जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। गांधी जी बोल कुछ रहे हैं, जनता कर कुछ रही है। ठीक है, एक मेन कारण ये था, ना फोन थे, ना टीवी थी, ना रेडियो भी नहीं होते थे। मतलब रेडियो इतनी बड़ी चीज थी कि शादियों में रेडियो और साइकिल, जिसकी शादी में रेडियो साइकिल मिलते थे, उस शादी को अच्छा माना जाता था। ठीक है, मेरी नाना की शादी में भी दोनों चीजें मिली थी और मेरे बाबा की शादी में भी तीनों चीजें मिली थी। तो इस चीज को इतना बड़ा माना जाता कि अरे उसकी शादी में रेडियो मिला है, उसकी शादी में साइकिल मिली है, तो इतनी बड़ी बात थी रेडियो साइकिल। तो रेडियो कहने का मतलब यह है कि रेडियो सबके घरों में नहीं होता था, जिससे सूचना लोगों तक पहुंच सके। कई बार लोगों को पता ही नहीं चल रहा था आंदोलन किस तरीके से चल रहा है। अब जब आंदोलन चरम पर था, ठीक है, लोग लगान के विरोध में थे और आंदोलन कर रहे थे, तो गांधी जी ने क्या किया, बीच में ही आंदोलन को वापस ले लिया। और इससे क्या नुकसान हुआ कि आंदोलन वापस ले लिया और किसानों को लग रहा था कि आंदोलन वापस नहीं होएगा, जो अंग्रेज सरकार है वो हमें टैक्स में छूट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन भी करा उन बेचारों ने बेकारी। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी सिपाहियों से डंडे खाए होंगे, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए होंगे, बहुत सारी घटनाएं लोगों के साथ हुई होंगी। और इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी क्या हुआ, आंदोलन वापस ले लिया गया। इतना आसान थोड़ी है जितना आसान बुक में लिखा है। ठीक है, चीजें बहुत कठिन हुई होंगी उस टाइम पे। अंग्रेज छोड़ने वाले थोड़ी थे। जब महात्मा गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को जेल में, नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, नेहरू जी को जेल में डाल रहे हैं, तो क्या आम जनता को छोड़ दिया होगा? बहुत मारा होगा। ठीक है, बहुत यातनाएं दी होंगी उनको। और इन सबको सहने के बाद जब आदमी को पता चले कि आंदोलन वापस हो गया, तो क्या कैसे लोग भरोसा करेंगे? तो आगे जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू किया गया, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। क्या ये तो कोई निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं गांधी जी। ठीक है, जैसे ही कुछ लगता है कि हाँ कुछ होने वाला है, वैसे ही आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो एक जो विश्वास था, जो गांधी जी ने 1917 में बनाया था, 18 में, 20 तक था, वो अब कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नकदी आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना होता है उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि खेती में कुछ हो नहीं रहा। जमींदार कह रहा है भाई टैक्स लाओ, पर ईयर आपको ये हम खेत दे रहे हैं, तो इस खेत में जितना अनाज होगा आपको मतलब जैसे 1 बीघा क्या उन्होंने तय कर रखा था कि आपको 4 कुंटल देना पड़ेगा। ठीक है, 4 कुंटल कौन को देना पड़ेगा? जमींदार को देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि जमींदार तुम्हें खेती करने के लिए दे रहा है। ठीक है, अब जमींदारों ने गलत तरीके से ये सारे खेत वेत हड़प लिए थे। जब राजा महाराजाओं का शासन चलता था तो खेत किसके पास थे? किसानों के पास थे। तो ये जो अंग्रेज सरकार आई तो इसने धीरे धीरे क्या किया, खेतों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जमींदारों को बांट दिया। बाद में जमींदार इन खेतों को अपना समझने लगे, तो किसानों को किराए पे देने लगे 1 साल के लिए। तो कुछ अनाज के बदले 1 साल उस पर खेती करने देते थे। और ये जो
किराया था ये इतना ज्यादा महंगा था कि इतना अनाज हो ही नहीं पा रहा था, वो किराया चुका नहीं पा रहे थे। तो वो चाहते थे कि जो जमींदार हैं उनको थोड़ा सा छूट दे दें किसानों को। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथ में हो रहा था। अब आप मुझसे समाजवादियों और कम्युनिस्टों के बारे में मत पूछना, क्योंकि ये मैं पहले करा चुकी हूँ 9th क्लास में बहुत अच्छे से। आपको पता ही है कम्युनिस्ट कौन समाजवादी कौन होते हैं, कि सब कुछ बराबर बराबर बांट दो सब में, ठीक है। ये जमींदार, ये बड़े व्यापारी, ये गरीब अमीर, ये सब नहीं होना चाहिए। जो जितनी भी जमीन है देश की, जितने भी राज्य की जमीन है, उस सबको बराबर बराबर लोगों में बांट दो, ताकि ऊंच नीच गरीबी अमीरी ना हो। कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि अमीरों से छीनो और गरीबों को बांट दो, ठीक है। अवधारणा एक जैसी है दोनों की, बस इनकी छोटे लेवल पर है, और बहुत ज्यादा जब विकराल रूप ले लेती है तो फिर उसको हम कम्युनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक सही है कि बराबर बराबर बांट दो, पर यहाँ पर क्या है कि जो अमीर लोग हैं उनसे छीनो और गरीबों को दे दो। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन हमारे देश में चल रहे थे, जिनमें जो किसान थे वो उनका साथ दे रहे थे। उनको लग रहा था जैसे यूरोप में कम्युनिस्टों ने और समाजवादी लोगों ने, जैसे ये जो आंदोलन चल रहे थे समाजवादी और कम्युनिस्ट वाले, मैंने आपको बताया था ना रूस में चल रहे थे, ठीक है, रूस में, फ्रांस में चल रहा था ये सब। तो जैसे वहां किसानों को बाद में जमीन बांट दी गई सरकार बनने के बाद, तो किसानों को लग रहा था कि शायद ऐसा हमारे साथ भी होगा। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन देने के लिए प्राय हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम गरीब किसानों का साथ देंगे तो जमींदार से हमारे आंदोलन से अलग हो जाएंगे, जो पैसे वाले किसान है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कांग्रेस ने खुलकर इन गरीब किसानों का साथ नहीं दिया। इस कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। यानी कि लोग समझ पा रहे थे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत व्यवहार कर रहे हैं, गरीबों को साथ नहीं दे रही कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहिष्कार करने लगे, या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे थे लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया और वे ताकतवर हो चुके थे, ठीक है। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यवसाय गतिविधियों में रुकावट आ रही थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया एक मिनट पानी पी लेती हूँ। और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलना चाहते थे, जिससे आयात में कमी आए। मतलब व्यापारी क्या चाह रहे थे कि बाहर से माल ना लिया जाए, ठीक है, विदेशी माल भारत में ना बेचा जाए, ठीक है। जब विदेशी कपड़ा भारत में नहीं आएगा तो विदेशी लोगों को फायदा ना होगा, किसको फायदा होगा, देश को फायदा होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या चाह रहे थे कि अपने देश में जो कपड़े, जो व्यापारी थे वो ये चाहते थे कि हम जो कपड़ा तैयार कर रहे हैं, जो हम सामान तैयार कर रहे हैं, जो हम साबुन तैयार कर रहे हैं, जनता इनको खरीदे, ना कि जो बाहर से आ रहा है, जो बाहर से आयात किया जा रहा है, दूसरे देशों से खरीदा जा रहा है, उसको यूज करें, ठीक है। तो जो उस समय व्यापारी थे वो क्या चाह रहे थे कि इंग्लैंड का सामान भारत में नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। व्यवसाय हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय उद्योग और व्यवसायिक कांग्रेस इंडियन नाम की एक संस्था बनाई। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का गठन किया गया। पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जी.डी. बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेश नियंत्रण का विरोध किया, ठीक है। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। सिविल नाफरमानी आंदोलन क्या था, ये वही आंदोलन है, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम कोई भी तरह का, किसी भी तरह का नियम नहीं मानेंगे, हम अब अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। ये वो वाला आंदोलन था। तो ये जो तीन नाम मैंने दो नाम ये जो मैंने बड़े बड़े पढ़े, पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जी.डी. बिरला, ये बड़े बड़े उद्योगपति थे और ये समझ रहे थे कि बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेज हमसे टैक्स ले रहे हैं। दूसरी चीज, अपना सामान यहाँ पर बेच देते हैं, तो भारत के जो व्यापारी थे उनको फायदा नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि जो सामान इंग्लैंड से आएगा हम उसको ना तो खरीदेंगे और ना ही अपने देश में बेचेंगे। यानी कि इंग्लैंड का कपड़ा खरीद के इंग्लैंड वालों से कपड़ा खरीद के हम अपने भारत में नहीं बेचेंगे, ठीक है। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ कारोबारी और औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग
निर्बंध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यवसायिक संगठनों का उत्साह भी मंदा पड़ गया। अब उनको भी समझ में आने लगा कि भाई गोलमेज सम्मेलन में हम सोच रहे थे कि ये सारे नियम पर बात होगी, गांधी जी हमारी बातों को लेकर जाएंगे। जो 11 सूत्र की मैंने यहाँ पर बात करी, ठीक है, मैं शायद यहाँ समझाना आपको भूल गई, ठीक है। ये जो 7वें अविज्ञा आंदोलन था, कहाँ गया, अरे हम बहुत आगे आ गए, हाँ। ये जो उन्होंने मांगे कुछ रखी थी गांधी जी ने कि या तो आप इन मांगों को मानो, या तो आप इन 11 मांगों को मानो, या फिर हम आंदोलन करने वाले हैं, 7वें अविज्ञा आंदोलन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 11 मांग थी, क्या थी, इनमें उद्योगपति भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे, ठीक है, इनमें गरीब भी शामिल थे, इनमें अमीर भी, मतलब ये जो 11 मांगे थी ये हर तबके से रिलेटेड थी, ठीक है। यानी कि उद्योगपतियों का टैक्स माफ हो, नंबर 1, नंबर टू है गरीबों का टैक्स माफ हो, नंबर 3 किसानों से ज्यादा टैक्स ना लिया जाए, उनको जमीन दी जाए, नंबर 4 ये इतना अत्याचार लोगों पर नहीं किया जाए, लोग अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से कह सकें, ठीक है। ये सारे नियम कानून, ये इन सब की बात की गई, किसमें की गई, ये इन सब की बात किसमें की गई, इन 11 सूत्रों में की गई, जिनको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था और बाद में आंदोलन हुआ था। देखो ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये आप पढ़ना और अच्छे से याद करना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज है कि ये बिल्कुल एक तरीका है, सिस्टमैटिक तरीका है इतिहास को याद करने का, डेट वाइज, ठीक है। अगर आपको यहाँ से भी याद नहीं होती है तो आई होप कि आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें पूरी वीडियो में मैंने आपको सारे की सारी डेट याद कराने की कोशिश की है सीरियल वाइज, ठीक है। ये वही सारी घटनाएं हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट से और ये थर्ड पार्ट तक पढ़ी है, ठीक है। 1819 में बाबा चंद्रपाल उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित कर रहे थे, ठीक है, ये आंदोलन एक चल रहा था। 1919 में ये रॉलेट एक्ट हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। जनवरी 1921 में ऐसे योग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था, 1920 में नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में ये फैसला लिया गया था। और ये चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, फरवरी 1922 में, और इसमें ऐसे योग आंदोलन वापस ले लिया गया था। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार किया गया था और 2 साल बाद इनको फिर फांसी दे दी गई थी, ठीक है। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, ठीक है। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करी, अंबेडकर जी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, ठीक है, और इस पार्टी के हिसाब से ही उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसमें निर्वाचित क्षेत्र की बात की थी, ठीक है। मार्च 1930 में गांधी जी डांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके 7वें अविज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। मार्च 1931 में गांधी जी ने 7वें अविज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है, क्योंकि हिंसा फैल गई थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार होने लगे थे, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में, ठीक है, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में हुआ था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन आप याद रखना, पहला कब हुआ था, 1930 में, दूसरा 31 में हुआ था और तीसरा 32 में हुआ था। और एक चीज याद रखना कि कांग्रेस के नेताओं में से केवल गांधी जी गए थे और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अंबेडकर जी ने ये तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे, लेकिन गांधी जी ने केवल और केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था, यानी कि कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, ठीक है। तो ये याद कर लेना, अगर ना हो तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब एक ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देख रहे थे जहां कारोबारियों पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बंध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यवसायिक संगठन का उत्साह और भी मंदा पड़ गया, ठीक है, ये अन्य कारण रहे। नेक्स्ट है इसमें, औद्योगिक श्रम वर्ग ने 7वें अविज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। ये जो आंदोलन चल रहा था 7वें अविज्ञा आंदोलन, इसमें नागपुर के आसपास के लोग थे, यानी कि मेनली ये जो आंदोलन था ये कहाँ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकते जा रहे थे, क्योंकि हमेशा से लड़ाई रहती है मजदूरों की, किससे रहती है, व्यापार जो उद्योगपति होते हैं उनकी, क्योंकि ये इनको अच्छे से सैलरी नहीं देते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती है नौकर की मालिक की, तो बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा बन रही है, थोड़ी बहुत लड़ाई रहती है। तो जब मिल के मालिक जुड़ने लगे कांग्रेस से तो मजदूर छटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने 7वें अविज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसी गांधीवादी विचारों को, कम वेतन व खराब कार्य स्थिति के
खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। ठीक है, 1930 में रेलवे कामगारों की ओर से 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। ठीक है, 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों ने हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां की और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को समाहित करने में हिचकिचा रहे थे। ठीक है, क्यों हिचकिचा रहे थे? उनको लग रहा था कि अगर हम मजदूरों की बात मानेंगे तो ये उद्योगपति निकल जाएंगे। ठीक है, जबकि उद्योगपति रहेंगे तो फिर थोड़ी सी फंडिंग आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, तो कांग्रेस मजबूत बनी रहेगी। क्योंकि कोई भी पार्टी चलाने के लिए, देश के लिए कुछ काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मजदूर वैसे तो मदद कर सकते थे रैली वगैरह में या आंदोलनों में, लेकिन पैसे की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं ना। तो उद्योगपति जो थे वो पैसे से मदद कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस ना तो उद्योगपतियों को छोड़ना चाहती थी ना मजदूरों को। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि जब सब लोग साथ लड़ेंगे जब ये आजादी मिलेगी। ठीक है, इसलिए मजदूरों की मांग को समाहित करने के लिए कांग्रेस हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम मजदूरों की साइड बोलेंगे तो व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारी कांग्रेस को छोड़ देंगे। ठीक है, कांग्रेस को लगता था कि इससे व्यापारी या फिर उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। ठीक है, सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ठीक है, ये आंदोलन का मतलब क्या है? 7 अवज्ञा आंदोलन का ही क्या बोला गया है? सिविल नाफरमानी आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आईं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े व शराबों की दुकान की, पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल गईं और शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। ठीक है, ज्यादातर अगर हम आंदोलन की बात करें तो थोड़े ठीक ठाक लोग थे, पैसे वाले लोग थे। उसकी वजह ये है कि देखो, जो मजदूर लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा आंदोलन से नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले होते हैं। अगर वो 2 दिन जॉब पर नहीं जाएंगे, 2 दिन वो मजदूरी करने नहीं जाएंगे, तो तीसरे दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो किसान रईस लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनके सामने ये संकट नहीं होता है कि अगर 2 दिन काम बंद रहा तो खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो वो लोग आंदोलन में ज्यादा दिन तक जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ऊंची जाति की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उनको बाहर निकलने की, बोलने चलने की आजादी थी, इसलिए वो बाहर आ पा रही थी, आंदोलनों से जुड़ रही थी। ग्रामीण इलाकों में भी जो रईस लोग होते हैं, जो अच्छे परिवार के किसान होते हैं, जैसे बहुत सारी जमीन होती है तो अच्छा रईस लोग होते हैं। गाँव में भी ऐसा थोड़ी है, गाँव में सारे गरीब लोग रहते हैं, गाँव में भी अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग गांधी जी से जुड़ रहे थे। गांधी जी के आगमन के बाद औरतों को राष्ट्र और सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में भारी बदलाव आना था। ठीक है, गांधी जी जो शुरुआत में गांधी जी का मानना था कि औरतों को केवल चूल्हा चौके तक रहना चाहिए, मतलब घर के काम में ही औरतों को रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इनकी इजाफेदारी का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला है। गांधी जी का मानना था कि घर को चलाना, चौका करना, मतलब जो चूल्हा होता था ना पहले, उसको कैसे बताऊं मैं आपको, उसको उसके ऊपर पोता मट्टी लगाई जाती थी। ठीक है, कपड़े से एक पानी में एक उसको पानी में घोलते थे पोता मट्टी को। ठीक है, और कपड़े से उसको लगाते थे, तो चूल्हा जो होता था वो काला नहीं दिखता था, सही सही दिखता था। तो जब भी खाना बनता था, जैसे हम लोग किचन साफ करते हैं, अपनी गैस को साफ करते हैं, तो वो साफ ना करके उसके ऊपर उसकी पुताई कर देते थे। ठीक है, पेंटिंग आप एक तरह से मान सकते हैं। चौका का मतलब होता है कि जो मिट्टी के घर होते थे ना, उनमें चौका लगाया जाता था। गाय का गोबर और पीली मिट्टी को मिक्स करके चौका लगाया जाता था। ठीक है, तो आप समझ गए चूल्हा चौका का क्या मतलब होता है। चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने में हिचकिचा रही थी। ठीक है, शुरुआत में क्या हो रहा था कि कांग्रेस बड़े पद नहीं दे रही थी, ठीक है, अपनी पार्टी में महिलाओं को। नेक्स्ट है 7 अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। क्या सीमाएं थी इस आंदोलन की? ठीक है, कौन लोग इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं थे? सीमाओं का मतलब यही हुआ ना कि कौन लोग इसमें शामिल नहीं थे, कौन लोग इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे, कौन लोग इस आंदोलन का साथ नहीं दे रहे थे। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। अछूत शब्द यानी कि हरिजन, यानी कि SC लोग,
यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी के समर्थक। ठीक है, वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे जीवन पे तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। पहले हिंदू धर्म में हमारा शोषण हुआ, फिर मुगल आए, उन्होंने शोषण किया, अब अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, देश आजाद हो जाएगा दोबारा फिर हमारा शोषण होगा, तो हमारे लिए तो कुछ पुख्ता काम होना चाहिए ना। तो इन सब की आवाज को कौन उठा रहा था? भीमराव अम्बेडकर जी उठा रहे थे। तो जोर तरीके से उठा रहे थे और अच्छे से उठा रहे थे। और आरक्षण की बात भी सबसे पहले अम्बेडकर जी ने ही कही थी कि उनका मानना था कि कुछ दिन अगर आरक्षण दे दिया जाए तो जो अछूत या फिर दलित जो लोग हैं उनको पढ़ने लिखने की सुविधा मिल जाएगी, तो उनका जो स्तर है समाज में वो उठने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही तरीका है किसी भी अन्य पिछड़े वर्ग को सामान्य लाने के लिए कि उसको पढ़ा दिया जाए। ठीक है, उसको पढ़ने में आरक्षण दिया जाए, तो ये सबसे सही तरीका होता है किसी भी पिछड़े वर्ग को सामान्य धारा के साथ जोड़ने का। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। देखो सारी समस्या क्या आ रही थी कांग्रेस के सामने कि अगर व्यापारियों को ले, उद्योगपतियों को ले तो वो मजदूर गुस्सा हो जाएंगे, अमीर लोगों को ले तो गरीब लोग गुस्सा हो जाएंगे, गरीबों को ले तो अमीर गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, किसानों को ले तो जमींदार गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं आ रही थी। वो सोच रहे थे कि अगर मैं खुल के दलितों के साथ बोलूंगा तो कौन गुस्सा हो जाएंगे? तो सनातनी लोग गुस्सा हो जाएंगे। ये सारी समस्या आ रही थी, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी हमें स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। केवल एक गांधी जी ऐसे इंसान थे जिनको ये समझ में आ रहा था जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक क्रांति नहीं होगी, जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी। तो उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। ठीक है, हरिजन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? गांधी जी ने की थी। और उन्होंने बोला कि आप दलित नहीं हो, आप पिछड़ा वर्ग नहीं हो, आप कुचला हुआ वर्ग नहीं हो, आप कौन हो? आप हरिजन हो, हरि के जन यानी हरि की संतान हो। ठीक है, हरि यानी भगवान। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर सामान्य अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने के काम को मैला ढोने यानी जो स्वीपर का काम होता है, जो कचरा उठाने वाले होते हैं उनको, ठीक है, उनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय की सफाई करने लगे, यानी कि वो टॉयलेट साफ करते थे। और इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब आज भारत में जितनी भी महिलाएं हैं, मैं कहना चाहती हूँ 50% महिलाएं ऐसी होंगी जो खुद ही पोछा लगाती हैं अपने घर में। मैं भी लगाती हूँ। ठीक है, खुद ही पोछा लगाती हैं, खुद ही किचन का काम करती हैं, कपड़े धोती हैं और बर्तन साफ करती हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना, बच्चों की सुसु पॉटी साफ करना। जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के होते हैं, सब कुछ करना पड़ता है महिलाओं को, और करना चाहिए। अब आपकी औलाद है और कौन करेगा? ठीक है, और टॉयलेट भी साफ करती हैं। जिनके घर में नौकरानी नहीं आती है वो टॉयलेट भी साफ करती हैं। आप लोग इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों के घर ये सारे काम डेली हो रहे होंगे, तो इसमें कोई गलत काम तो है नहीं। तुम्हारी गंदगी को तुम नहीं साफ करोगे तो कौन करेगा? ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सबको अपना काम खुद करना चाहिए। ठीक है, अपने घर में तो आप झाड़ू पोछा कर सकते हो। बहुत ज्यादा रईस लोगों के चोचले हैं कि नौकरानी रख लो, ये रख लो, ये रख लो। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? इन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए वो खुद भी टॉयलेट वगैरह साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। उन्होंने बताया कि ये छुआछूत करना, लोगों को ये सोचना कि ये छोटी जाति का है, हम बड़ी जाति के, ये क्या है? ये पाप है। इस पाप को छोड़ने के लिए गांधी जी ने बोला। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्या को अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे जो गांधी जी चाह रहे थे। गांधी जी चाह रहे थे कि जो दलित लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, उनको लोग वैसे ही समझे जैसे आपस में समझते हैं। ठीक है, जैसे ऊंची जाति के लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, उतनी वो दलितों को दे। लेकिन जो दलित नेता थे वो ये नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि अगर शासन सत्ता हाथ में आ जाए तो प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी दलित लोगों की। ठीक है, तो वो कैसा हल ढूंढ रहे थे? राजनीतिक हल ढूंढ रहे थे, यानी कि ऊंचे पदों पर अगर दलित लोग आ जाए तो लोग उनसे समानता का व्यवहार करने लगेंगे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचित क्षेत्र की बात कही। ठीक है, अलग निर्वाचित क्षेत्र मतलब ये जिस क्षेत्र में ये लोग ज्यादा रह रहे हैं, एससी या दलित लोग, उस क्षेत्र को पूरी तरह से किसके हैंडओवर हो जाना चाहिए? दलित लोगों के। ठीक है, ताकि वहां से विधायी परिषदों में केवल दलित लोग ही चुनाव लड़ सके। ठीक है, या वही चुने जा सके दलित लोग। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक शक्तिकरण से ही दूर की जा सकती है। ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। कई लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि अगर ऐसा हो जाता तो
जैसे एक पाकिस्तान बन गया है, एक और दलित के लिए बन जाता है या हरिजन लोगों के लिए एक अलग स्थान बन जाता, तो जरूरी नहीं है कि आपका इतना विकास हो पाता। आप देख रहे हैं पाकिस्तान को, उसका विकास हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ठीक है, तो ऊंचे पद पर पहुंचने से कभी किसी भी व्यक्ति का उनके समुदायों का विकास नहीं होता है। विकास करने का सीधा सीधा तरीका है कि उस जाति के लोगों को, उस धर्म के लोगों को पढ़ा दिया जाए। जब वो पढ़ जाएंगे तो अपने अधिकारों को मांगने लगेंगे। एक आध पीढ़ी तक दिक्कत आई, यानी 20-30 साल लगेंगे इस प्रक्रिया में, क्योंकि जो बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेगा उसकी उम्र 5 साल होगी, उसको पढ़ने में कितना देर लगेगा? कम से कम 15-16 साल लगेंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन तक पहुंचने में। तो अगर किसी भी तबके को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन उनको दिलाई जाए, एजुकेशन फ्री में दिलाई जाए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाई जाए, तो भेदभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। और देखो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के लोगों ने, उन्होंने शिक्षा को ही सबसे पीछे कर दिया। आज उनका देश सबसे पीछे हो गया, भारत से तो बहुत ज्यादा पीछे है। भारत की तो अब वो 200-300 साल तक बराबरी नहीं कर पाएंगे। भारत क्यों आगे रहा? क्योंकि शिक्षा पर जोर दिया गया। भारत से भी आगे यूरोप के लोग हैं। यूरोप के लोग इतना आगे कैसे बढ़ गए? क्योंकि वहां उन्होंने एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के पढ़ा दिया, चाहे कोई स्वीपर है, चाहे कोई घर में काम करने वाली है, चाहे कोई हाउस हेल्प है, कोई भी है, हर एक बंदे को उन्होंने पढ़ा दिया। जब पढ़ जाते हैं तो वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, वो सोच समझ कर काम करते हैं। ठीक है, और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। जब घर में पैसा आने लगता है, जब आपके पास पैसा होता है, तो फिर सब लोग आपको अपने बराबरी वाला समझने लगते हैं। अब एक दलित व्यक्ति जो डीएम है, क्या कोई उससे छुआछूत रखेगा? मान लो कोई प्रिंसिपल, ठीक है, किसी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल क्या है, एससी जाति का है, टीचर सारे दूसरी दूसरी जातियों के हैं, तो क्या कोई इस प्रिंसिपल से छुआछूत करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास शिक्षा है, लोग उससे घृणा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सोच यहाँ पर इनकी गलत थी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप लोगों को विरोध करना है, आप कमेंट बॉक्स में विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो सही है मैं वो आपको बता रही हूँ। आप एक शिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, तो आपको सच जानने का पूरा अधिकार है, इसलिए हमें अपने सच से भागना नहीं चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो इतने सारे सालों में 200-300 साल तक इनके साथ जो गलत होता आया है दलित लोगों के साथ, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ आज भी समाज में अगर कहीं छुआछूत चल रही है तो वो सब नहीं चलनी चाहिए। सबको भाईचारे से रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, जितनी शिद्दत से तुम अपना काम कर रहे हो, उतनी शिद्दत से वो दूसरा व्यक्ति अपना काम कर रहा है। तुम्हें भी अपने काम के पैसे मिल रहे हैं, उससे तुम्हारा घर चल रहा है, उसको भी अपने काम के पैसे मिल रहे हैं, उसका भी घर चल रहा है। ठीक है, कोई आपके घर में हाउस हेल्प है, कोई आपके घर में मजदूर काम कर रहा है, तो आपको उसको हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वैसे ही देखना चाहिए जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों को देख रहे हो। ठीक है, तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन गलत था। इससे क्या होता, देश के 3-4 टुकड़े हो जाते और अंग्रेज कभी भी नहीं भागते यहाँ से। इसलिए सविज्ञा अविज्ञा आंदोलन में, सविनय अविज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी, यानी कि ना के बराबर थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से देखी गई, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में गठित किया, यानी कि उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली और इस संगठन के जरिए उन्होंने क्या किया, दलित लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो महात्मा गांधी अमर अनशन पर बैठ गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम कोई और शर्त रख लो, मैं उसको मान लूंगा, लेकिन ये निर्वाचित क्षेत्र वाली बात गलत है कि एक विशेष क्षेत्र में केवल एससी के लोग ही वोट खड़े होंगे। ठीक है, वही चुनकर आएंगे, ये चीज गलत है। एक विशेष क्षेत्र का मतलब होगा कि वो क्षेत्र पूरा की पूरा वो एरिया किसका हो गया, एससी लोगों का हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, आखिरकार अम्बेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली। सितंबर 1932, ठीक है, डेट याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि जो पूना पैक्ट था वो क्या था, या पूना समझौता क्या था जो सितंबर में हुआ था, तो आप बता देना क्या था। कि जो निर्वाचित क्षेत्र की मांग अम्बेडकर जी ने की थी, गांधी जी ने उस पर सुझाव दिया और गांधी जी की बात बाद में अम्बेडकर जी ने मान ली। इससे दलित वर्ग, जिन्होंने बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, ठीक है, बाद में, यानी कि 1932 के बाद इनको किस नाम से जाना गया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। ठीक है, एसटी को हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायिका परिषदों में आरक्षित सीट मिल गई। ठीक है, जैसे आजकल चुनावों में होता है ना कि कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व होती हैं, कुछ आरक्षित होती हैं कि इन पर केवल एससी के लोग ही, इतने लोग चुन कर आएंगे, इन पर यही लोग खड़े होंगे चुनाव के लिए, इतने ओबीसी के लोग खड़े होंगे, इतने दूसरे वर्ग के लोग खड़े होंगे।
ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्होंने बना रखा है भारत सरकार ने, अभी भी ये परंपरा चली आ रही है, ताकि हर समाज के हर समुदाय को मौका मिले राजनीति में आने का, देश के विकास में सहयोग करने का। ठीक है, हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचित क्षेत्र में ही होना था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शक की दृष्टि से देख रहा था। यानी कि जो दलित लोग थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था गांधी जी की बात पर, उनको लग रहा था कि कभी ऐसा ना हो कि पहले जैसा माहौल हो जाए। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन वाले थे उनको दलित जो थे वो शक की दृष्टि से देख रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि कभी ये हमारे साथ धोखा कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के कुछ मुसलमान राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय टकराव हुआ, यानी कि दंगे फैलने लगे। ठीक है, हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता रहा। यानी कि एक तरह से 1920 के बाद क्या होने लगा, हिंदू मुस्लिम पहले की तरह आपस में लड़ने लगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, जैसे अंबेडकर जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जैसे चित्तरंजन दास और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, ऐसे ही मुस्लिमों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उसका नाम रखा मुस्लिम लीग। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप देख रहे हो कि बटे हुए हैं, सब आंदोलन कर रहे हैं सब लोग साथ में, लेकिन सब लोग बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए हैं? मुस्लिम लीग में है, ठीक है, अपना अलग है। अंबेडकर जी ने अपने एक संस्था बनाई, वो जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं वो दलित वर्ग एसोसिएशन से के साथ है। और जो जो अन्य लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वैश्य हैं, मतलब बनिए हैं, जो ठाकुर हैं, वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भेदभाव भावी विधान सभाओं में प्रतिनिधियों के सवाल पर उठे थे। मुस्लिम लीग ने नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुस्लिमों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी कि बंगाल में और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधि दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए वो तैयार हो गए। यानी कि जैसी मांग उस समय अंबेडकर जी ने की थी, सेम ऐसी ही मांग किन्होंने की थी? मुसलमानों ने। मुसलमान क्या चाह रहे थे कि हमें क्या होना है, हमें एक अलग क्षेत्र दिया जाए जिसमें केवल मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ सके, हिंदू लोग ना लड़े। ठीक है, दलित लोग ना लड़े, केवल मुस्लिम लोग ही लड़े, और जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी ही एक जिद इन्होंने रखी, और मेन ये जिद के जो कार्यकर्ता थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और बाद में इनकी जिद ने क्या कौन सा रूप ले लिया? पाकिस्तान का। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी समझ गए गांधी जी के कहने पर, उन्होंने समझने की कोशिश करी, माना उन्होंने गांधी जी की बात को, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं माना। उसने बाद लास्ट तक ये अपनी जो जिद थी ये अपनी छोड़ी नहीं, और बाद में उसने पाकिस्तान के रूप में पंजाब का बंटवारा कर दिया। ठीक है, पंजाब का एक हिस्सा भारत में हो गया और एक हिस्सा पाकिस्तान में हो गया। बंगाल का बंटवारा कर दिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया और एक हिस्सा पश्चिम बंगाल बन गया। ठीक है, तो ये दो हिस्से किसने बनाए? ये बनाए मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, जैसे अब पाकिस्तान है तो ये पंजाब इतना सा नहीं है, पंजाब यहाँ तक है। ठीक है, पूरा ये बड़ा पंजाब था, पंजाब के दो हिस्से करा दिए मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान में। देखो, बांग्लादेश को भी पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था 1971 में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था, क्योंकि पाकिस्तान वाले बार बार हमें परेशान कर देते, हमारे पूरे भारत में से निकल कर जाते थे बांग्लादेश से शासन करने के लिए, बांग्लादेश पर शासन करने के लिए, फिर भारत से बांग्लादेश से निकल कर जाते थे पाकिस्तान। यानी कि बार बार यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, हम परेशान कर देते। बांग्लादेश में एक विद्रोह चल रहा था भाषा के आधार पर, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कौन सी भाषा थोप रहे थे? उर्दू, कि भाई उर्दू बोलो, लेकिन बांग्लादेश के लोग आज भी बांग्ला भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत का विस्तार ज्यादा था, और कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के शासन के दौरान स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो सम्राट अशोक ने बहुत सारे लोगों को भेजा था कि यहाँ के लोगों को पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित करो, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में यहाँ के लोगों की पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करवाई थी। तो यहाँ के लोग आज भी बांग्लादेश के संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग भी यहाँ के संस्कृत बोलते हैं और बांग्ला भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो हिस्से किसने कराए? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कराए थे। कौन से में था? हाँ, प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह है बहस।
मुहाइसा बहस मुहाइसा चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जैकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा करी। उन्होंने कहा भाई ये तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, शुरू की, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, जब 7वें अविज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे कुछ मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। यानी कि मुस्लिम लीग के मोस्टली लोग क्या कर रहे थे, कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे थे आजादी की लड़ाई में। बहुत सारे मुसलमान नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंतित थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि मुसलमानों की जो संख्या है वो कम है। जब बाद में जब भारत आजाद हो जाएगा, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बाद में हिंदू लोग हम पर अत्याचार करेंगे, ऐसा उनका मानना था। यानी कि वो इस तरह की भूमिका बना रहे थे, अनपढ़ लोगों को इस तरह से समझा रहे थे कि भाई कांग्रेस का साथ मत दो, बाद में आजादी मिल गई ना तो कांग्रेस तुम्हें कुछ नहीं समझेगी। ठीक है, तो कांग्रेस तुम पर अत्याचार करेगी, और ऐसा हुआ भी, लोग भड़क गए और बाद में उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी और पाकिस्तान चले गए। और जो पाकिस्तान चले गए आप देख पा रहे हैं उनकी हालत क्या है। ठीक है, अगर साथ में रह रहे होते तो उनका विकास भी इतना ही होता जितना हमारा हुआ है, कम थोड़ी ना होता, तो उतना ही होता। आज वो भी एक महाशक्ति के रूप में लोग उनको जानते। अब यहाँ पे भी तो इतने सारे मुसलमान रह ही रहे हैं। ठीक है, वो भी तो भारत के निर्माण में, विकास में सहायता कर रहे हैं। वो उनके बच्चों पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी जॉब में है, सारी सुविधाएं, वो सब सुविधाएं मिल रही हैं। उन सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है, हिंदुओं का भी मिल रहा है। जो फ्री राशन बटा है, ऐसा तो नहीं है किसी एक तबके को मिला है, हिंदुओं को, मुसलमानों को, दलित वर्गों को, सबको मिला है। ठीक है, जो पढ़ने की सुविधाएं हैं, जो जॉब की सुविधाएं, वो सारी सबको मिली हुई है, तो उनको भी मिलती। अब वो ज्यादा दिमाग चला रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी, तो चलो ठीक है, ये भी अच्छा हुआ, वरना यहाँ पर दंगा फैलाते रहते वो लोग। ठीक है, जो लोग समझ पा रहे थे कांग्रेस को, जो लोग ये समझ पा रहे थे कि कांग्रेस सही कर रही है, सब लोग भाईचारे से रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, वो लोग जो मुस्लिम थे वो हिंदुस्तान में रुक गए, वो भारत में रुक गए, और आज वो रह रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल भाई भाई की तरह संबंध बने हुए हैं। और थोड़े बहुत चीजें खराब हो जाती हैं, उसमें ज्यादातर अगर हम बात करें तो विदेशी लोगों का हाथ होता है। ठीक है, आतंकवादियों का हाथ होता है उसमें। स्थानीय लोग कभी भी एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते हैं। जब बाहर की ताकतें उनको उकसाती हैं, फंडिंग करती हैं, पैसा भेजती हैं, तब जाके दंगे भड़कते हैं। ठीक है, दंगे कहीं की भी हो, अगर गहनता से जांच की जाए तो विदेशी लोगों का हाथ उसमें पाया जाता है। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों से अपील कर रही हूँ एक भारतीय होने के नाते, कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, ठीक है, जिस भी धर्म से आ रहे हैं, जिस भी जाति से आ रहे हैं, भारत हम सबका है, भारत से हम सब हैं। ठीक है, इसलिए भारत की अखंडता की रक्षा कीजिए, सब लोग एकजुट होकर रहिए, और भारत के विकास में सब लोग अपना अपना योगदान दीजिए, सहयोग कीजिए। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बयान ना करे, इस तरह से बात ना करे, ताकि दंगे भड़के, ताकि लोगों में मन मुटाव बढ़े, आपस में द्वेष बढ़े। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ वीडियो के लास्ट में, कि आप लोग कोई भी ऐसी कमेंट नहीं करना कमेंट बॉक्स में जिससे आपस में मतभेद हो। ठीक है, भारत सबका है, जितने लोग अब भारत में रह रहे हैं 145 करोड़ लगभग लोग हैं, जिसमें से लगभग 20 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, और बाकी के हैं 2-2, 4-4 करोड़ अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो सभी लोग रह रहे हैं भारत में, और भारत सबका है, सबको बराबर का सम्मान है, सबको बराबर के नियम है, सबको बराबर को जॉब पाने का अधिकार है, सबका बराबर का हर चीज का अधिकार है। तो हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए। हमने देख लिया लड़ाई का क्या परिणाम होता है, आपस में अलग अलग रहने का क्या परिणाम होता है, कि दूसरे देश से कोई लोग आते हैं, कोई अंग्रेज आते हैं और हम पर 100 साल शासन करके चले जाते हैं, और हमारे भारत को लूट कर चले जाते हैं। तो युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा होता ही नहीं है। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़े ये सब बेकार की चीज है। हमें विकास के बारे में सोचना चाहिए, हमें शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, हमें खुद आगे बढ़ना है, फिर बाद में हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, भारत को मजबूत बनाना है, अखंड बनाए रखना है हमेशा, और ज्यादा मजबूत बनाना है, और अच्छे से भारत का विकास करना है। और ये सब कब होगा, जब हम सब एक रहेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में भाईचारे की निभाएंगे, तो ये सारी चीजें जब होंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। कुछ चीजें मैं थोड़ा सा हार्ड बोल जाती हूँ, मेरा मकसद किसी भी समुदाय के लोगों को नीचा दिखाना नहीं है, मेरा मकसद किसी भी समुदाय के लोगों को दुख पहुंचाना नहीं है। मैं बस आपके सामने सच्चाई बयां कर रही हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने एक लाइन भी आपको नहीं बताई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और कुछ जो अलग फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने आगे की किताबों से पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे 11वीं की किताब से, कुछ 12वीं की किताब से, कुछ बीए की किताब से पढ़े हुए हैं, उस आधार पर आपको
बाकी की चीजें डिटेल में बता रही हूँ। इसका जो 4th पार्ट रहेगा, सामूहिक अपनेपन का भाग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर तो जरूर करना है। जो भी फ्रेंड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करना, और जो फ्रेंड आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।